नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 22 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़। पहला तो न्यूज़ है, पावर डिमांड हिट्स रिकॉर्ड हाई इन अगस्त। देखिए, पावर डिमांड यूजुअली अगस्त में इतना ऊपर तक जाता नहीं है, बट इस बार अगस्त में पावर डिमांड काफ़ी ज़्यादा गया। क्यों? एक तो ना, जो सीजनल रेनफॉल हुआ वो कभी कम कभी ज़्यादा। तो आपको पता है कि भाई अगर रेनफॉल एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंटली नहीं होता है तो उसके कारण क्या रहता है कि ह्यूमिडिटी हो जाता है। जैसे रेनफॉल के बाद जस्ट बाद धूप वगैरह निकलना चालू हो जाता है तो एक ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो उसके कारण लोग एसीज वगैरह का ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ बोला जा रहा है कि भाई रेनफॉल क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं हुआ है, कई सारे पार्ट्स में रेनफॉल एडिक्वेट नहीं हुआ है, दैट इज़ द रीज़न पीपल आर स्विचिंग टू इरीगेशन विच अदरवाइज दे वुड हैव स्टक टू दी नॉर्मल मानसून रेनफॉल। तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऑब्वियसली जब कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ेगा ही। कोल का डिमांड ये चीज़ है कि भाई कोल, जैसे पिछले साल आपको याद होगा कि थोड़ा शॉर्टेज पड़ गया था कोल का हमारे प्लानिंग में, लेकिन इस बार कोल का जो है वो अच्छे से किया हुआ है, कोल स्टॉकिंग अच्छे से किया हुआ है। सो दैट्स नॉट अ कंसर्न, जस्ट दैट की प्राइस बढ़ गया है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, अनियन ट्रेडर्स सीक फ्लोर प्राइस फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी। अनियन ट्रेडर्स का भी ये चीज़ है कि गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, 40% के आसपास आपका क्या लगा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया कि अगर आप इंडिया से कहीं बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अनियन तो आपको 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। ट्रेड जो यूनियंस वगैरह है, ट्रेड यूनियन से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि जो अनियन ट्रेडर्स हैं उन लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई आप हमें एक फ्लोर प्राइस का तो लिमिट दीजिए कि हाँ भाई कितना हमारा फ्लोर प्राइस होना चाहिए। पता चला हम अनियन जो 40 रुपये में बेचते हैं, नाउ वी आर रेडी टू सेल इट फॉर 20 रुपीज़, देन आप वापस से आके बोलोगे कि भाई नहीं नहीं 20 तो फ्लोर प्राइस नहीं हो सकता, मिनिमम 30 में तो आपको बेचना ही पड़ेगा। अगर आप 30 से कम में बेचते हो तो विल अज्यूम कि आपने 30 रुपीज़ में बेचा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई अनियन ट्रेडर्स बोल रहे कि भाई आप एटलीस्ट हमको फ्लोर प्राइस दो, ताकि एटलीस्ट अगर हम उतना के आसपास अगर डील कर रहे हो, सपोज मान लो अगर हम 28 में डील कर रहे हो और आपका फ्लोर प्राइस 30, देन विल डिमांड 30 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह लेके, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी तो आपको फ्लोर प्राइस पे देना पड़ेगा, नो मैटर्स, डजेंट मैटर अगर आप उससे कम में भी बेचते हो तो। ठीक है, हाँ ज़्यादा में बेचते हो तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा में देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि भाई अब जो एकदम से जो एक्सपोर्ट रुक गया है दोस्तों, ये ना इंडिया के जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे काफ़ी इम्पैक्ट करता है, काफ़ी ख़राब एक इमेज थ्रो करता है। क्यों? पहले भी इंडिया जो है बासमती नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पे कर्व लगा दिया, अभी भी अनियन पे टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट हर चीज़ों पे कर्व लगा देती है डिपेंडिंग अपॉन दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डिमांड। तो इससे क्या होता है कि रिलायबिलिटी इंडिया पे नहीं आता है। ठीक है, हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर करके बैठे हैं कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज से, कई वेस्टर्न कंट्रीज से। तो उससे क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई इंडिया रिलायबल नहीं है। आज के रेट में इंडिया अगर चलो ठीक है कंसिस्टेंटली सप्लाई करे, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट कल को अगर इंडिया में शॉर्टेज ऑफ वो आ गया, अनियन आ गया, एंड उस केस में मांगे तो फिर इंडिया बोल देगा नहीं हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास एक्सपोर्ट कर्व लग चुका है। और आप एक चीज़ सोच के चलिए दोस्तों, ज़्यादा डिमांड कब आता है? ज़्यादा डिमांड नॉर्मल प्रोडक्शन के टाइम नहीं आता है बाहर के देशों से, ज़्यादा डिमांड तभी आता है जब उनके यहाँ भी शॉर्टेज रहेगा। ठीक है, तो अगर ग्लोबली ऐसा कुछ होता है और इंडिया में भी इम्पैक्ट आता है और बाहर में भी इम्पैक्ट आता है, तो इंडिया क्या बोलेगा, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो इम्पैक्ट पड़ चुका है, हम आपको सप्लाई नहीं कर सकते, आप कहीं और से ले लो। तो फिर वो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर तो पूरा मिसिंग ही हो गया ना। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में जो है फॉलिंग अनियन प्राइसेस के कारण फार्मर्स काफ़ी गुस्सा है। तो अब क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ जो गठबंधन होकर जो सरकार है, उनके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाया जा रहा है कि भाई क्या बात है, आपके तो सरकार इधर भी है, आपकी सरकार तो सेंट्रल में भी है, ये क्या नियम लेके आ रहे हैं। तो वो एक छोटा सा न्यूज़ था, इसका आई थिंक साइड इफेक्ट बोल सकते हो। फिर उसके बाद सेंटर वांट्स टू गिव व्यूज, सुप्रीम कोर्ट स्टिल रिफ्यूजेस टू स्टे कास्ट सर्वे। मैंने आपको कल परसों की न्यूज़ में बताया था कि कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सर्वे बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पहले, सेंटर का ये चीज़ था कि भाई आप ऐसे कास्ट का डेटा रिलीज़ नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल का। स्टेट एक्चुअली क्या है, बिहार गवर्नमेंट जो है स्टेट वाइड एक कास्ट सर्वे कराना चाहती है कि भाई कितने लोग कितने कितने कौन कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो फिर सेंटर ने इसको ऑब्जेक्शन लगाया पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है,
आप करो ये सेंसस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई पर्सनल डेटा लीक नहीं हो रहा है। देखिए पर्सनल डेटा कब लीक होगा, जब मान लो एक फलाना इंडिविजुअल, जैसे मान लो योगी आदित्यनाथ, उनके नाम के बेसिस पे अगर आप ये चीज़ बोल देते हो या वो हिंदू है या वो मुस्लिम है और उसको आप लीक कर देते हो ऑन स्टेट वाइड बेसिस, तो फिर वो एक पर्सनल डेटा ब्रीच है। लेकिन अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि उत्तर प्रदेश में 60% पॉपुलेशन हिंदू है, तो यार अब वो कौन हिंदू है वो तो आपको नहीं पता चल रहा है ना उस सर्वे से। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी कहना था। हाई कोर्ट में जब ये लोग हार गए सेंटर, तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन लगाया। अब सुप्रीम कोर्ट भी सेंटर के अगेंस्ट ही डिसीजन दिए, एज एन सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ पटना हाई कोर्ट, citing that there is no personal breach of data and right to privacy is not hurt। सेंटर बोल रहे हैं कि और भी इसके रिप्रकशंस हो सकते हैं, आप सब चीज सोच समझ के इसका डिसीजन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि ठीक है, आप अपना रिप्रेजेंटेशन लेके आइए, फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड द सर्वे। नेक्स्ट इज ऑल्सो ब्रिक्स एक्सपेंशन, नेशनल करेंसी यूज टॉप एजेंडा। देखिए एक तो ये ब्रिक्स का समिट होने वाला है। ब्रिक्स के मेंबर्स आपको हमेशा से पता ही होगा, एक तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले साउथ अफ्रीका नहीं था, अब जो है साउथ अफ्रीका भी आ गया। कुछ नए मेंबर्स भी ऐड करने का बात चल रहा है इसमें। और अभी ब्रिक्स का समिट होगा, उसमें ये साउथ अफ्रीका में होगा। उसका थीम क्या है? ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, या आपके स्टेट पीसीएस बोल लो या यूपीएससी बोल लो, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई इस दिस स्टेटमेंट का मतलब 3-4 स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई ये थीम है कि नहीं। और आज के डेट में यूपीएससी का पैटर्न इतना बदल चुका है कि अगर आपको तीनों का आंसर्स नहीं पता होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेस विच वन इज़ राइट। मतलब वो 1 इज़ करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको 2 स्टेटमेंट पता भी हो तो आप थर्ड वाले का गेस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको अगर नहीं पता हो तो। पहले एलिमिनेशन होता था, आज के डेट में एलिमिनेशन हटा दिया है यूपीएससी ने बहुत हद तक। चलिए वो एक अलग बात है। तो आते वापस से इस न्यूज़ में कि भाई ब्रिक्स एक्सपेंशन, इन लोग नेशनल करेंसी पे क्यों फोकस कर रहे हैं? हर कंट्री से ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई डॉलर और यूरो जो हेजिमनी है, स्पेशली डॉलर जो हेजिमनी फैला के रखा है, उस चीज़ से हमें थोड़ा बाहर आना है। कुछ रीजन है इसके कारण। डॉलर की वोलेटिलिटी पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को वोलेटिलिटी को इफेक्ट करती है। फिर उसके बाद ये है कि भाई यूएस इतना पावरफुल हो जाता है या वेस्टर्न कंट्रीज इतने पावरफुल हो जाते हैं, तो आप देख ही रहो रशिया का क्या हाल किया है इन्होंने आफ्टर दी सैंक्शंस एंड ऑल। ठीक है, तो ये सब चीज़ के कारण सब कंट्रीज चाहती है। और देखिए मतलब फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, हर कंट्री चाहती है कि हमारे करेंसी में ट्रेड हो। ऑब्वियसली हर कंट्री की जो करेंसी वो इतनी ट्रेडेबल नहीं रहती है, लेकिन आप क्या वोस्ट्रो अकाउंट से उनका नहीं कर सकते हो? जैसे मैंने आपको वोस्ट्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट पहले भी समझाया है कि रशिया को अगर इंडिया से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना है और इंडिया को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना है, तो रशिया क्या करेगा, अपने जो इंडिया का जो वोस्ट्रो अकाउंट है उधर रूबल डाल देगा। ठीक है, और इंडिया जो है उसी रशिया का जो वोस्ट्रो अकाउंट है इधर से रुपीज़ ले लेगा। इंडिया को अगर कुछ इंपोर्ट करना हो तो क्या करेगा, इंडिया इधर वापस से उसी वस्त्र अकाउंट में रुपीज़ डालेगा, रशिया उसी वापस से वस्त्र अकाउंट में अपना जो रशिया में है उसे रूबल ले लेगा। तो इसमें क्या हुआ, डॉलर भी नहीं आया, इसमें इनके लोकल करेंसी में भी ट्रेड हो गया। तो ऐसे ही कुछ चाह रहे कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है आपस में जब ट्रेड करें तो ऐसे ही कुछ मैकेनिज्म डेवलप हो। नेक्स्ट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर कंपनी सीक ट्वीक इन लोकल वैल्यू एडिशन नॉर्म्स। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, इंडिया में एक जेम पोर्टल है। ठीक है, तो जेम पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट जो है अपना प्रोक्योरमेंट करती है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जितना भी अपना प्रोक्योरमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट भी, बट गवर्नमेंट ज़्यादातर अपना प्रोक्योरमेंट सब जेम के थ्रू कर रही है आज के डेट में। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई जेम में आपको एक हद तक लोकल वैल्यू एडिशन दिखाना पड़ेगा। नाउ सॉफ्टवेयर कंपनीज ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और फिर इधर जो है सॉफ्टवेयर बेच देते हैं। सॉफ्टवेयर आता कहाँ से, ऑब्वियसली से बाहर जाता है, एंड इधर उनको बेच देते हैं और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज वगैरह देते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज का कहना है कि भाई आप हमारा जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो इन टोटलिटी देखो। हम सॉफ्टवेयर तो बेच रहे हैं, वो तो एक लोकल वैल्यू एडिशन, उसमें ठीक है आप बोल रहे हो कम हो, बट हम जो आफ्टर सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज वी आर प्रोवाइडिंग लोकली, राइट? तो उस पर भी तो लोकल वैल्यू एडिशन हुआ। गवर्नमेंट बोलती नहीं, आपका जो लोकल वैल्यू एडिशन है हम वो सिर्फ सॉफ्टवेयर परचेज का देखेंगे, हम सर्विसेज जो दे रहे हो आफ्टर सेल सर्विसेज उसको कंसिडर नहीं करेंगे।
अब कितना हद तक करेक्ट है कितना हद तक रॉन्ग है वो चीज़ एक अलग बात है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली उस पर और क्लैरिफिकेशन लेके आएगी। बट ये सॉफ्टवेयर कंपनीज को बहुत बड़ा एक सेटबैक लग रहा है कि भाई हमारा जो लोकल वैल्यू एडिशन है आप इसमें आफ्टर सेल सर्विस को प्लीज़ कंसिडर करो, नहीं तो फिर हम ऐसे तो पूरे रेस से बाहर हो जाएंगे। फिर आप प्रोक्योर करते रहो अपने लोकल वेंडर्स वगैरह से जो कि इतना हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से लॉसेज है, गवर्नमेंट को भी और सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी। देखते गवर्नमेंट क्या इस पर ट्वीक लेके आता है। नेक्स्ट दोस्तों, टैक्सी कंपनीज ड्राइवर सीक सुप्रीम कोर्ट रिलीफ अहेड ऑफ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इशू हियरिंग। देखिए क्या है ये चीज़, मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। तमिलनाडु में तमिलनाडु के जो यूनियन है उन लोगों ने भी पिटिशन रखा है लाइट मोटर व्हीकल जो है उसका लाइसेंस जो रहता है कि भाई आप कमर्शियल यूज़ के लिए इस व्हीकल को यूज़ कर सकते हो कि नहीं, उसके लिए एक अलग से लाइसेंस आता है। तो इन यूनियंस ने ये चीज़ बोला है कि भाई आप इस लाइसेंस को वेव ऑफ कर दो फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स। देखिए न्यूज़ क्या है, इसका बेस क्या है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन गया है कि भाई ये जो ओला उबर और एग्रीगेटर्स और जो प्राइवेट तरीके से अपने जो गाड़ी चला रहे हैं, सिर्फ उन लोग येलो नंबर प्लेट लेके एज एन कमर्शियल रजिस्ट्रेशन लेके अपना जो है धंधा पूरा चालू कर दिया है ओला उबर में और अपने अपने अलग कैब एग्रीगेटर्स में। तो क्या ये चीज़ अलाउड है? आपके पास क्या लाइसेंस है टू रन इट एज अ कमर्शियल व्हीकल और टू हैव अ लाइसेंस टू ऑपरेट दैट व्हीकल एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट? तो ये चीज़ इनके पास रहता नहीं है। अब कई सारे ड्राइवर्स, देखो 70% ऐसा बोला जा रहा है 70% के पास नहीं रहता, 30% के पास रहता है। अब इनका रेशियो क्या एक्यूरेसी क्या नहीं है, बस ये मान के चलिए मेजॉरिटी के पास नहीं रहता है। तो अब अगर मान लो ये नहीं रहता है तो फिर आप जाओ लाइसेंस लेके आओ। प्रॉब्लम क्या है, ये लाइसेंस लेने में आपको 2 से 3 साल लग जाता है। ठीक है, अगर आज के रेट में आप इमीडिएट इसका इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो तो आपका मेजॉरिटी ऑफ कैब्स जो ओला उबर इस टाइप के एग्रीगेटर्स में चल रहे हैं वो सब तो बंद हो जाएंगे। इतना हैवी शॉर्टफॉल आ जाएगा ये कैब्स वगैरह को लेके, इतना डिमांड मतलब बढ़ा हुआ है आज के रेट में, इतना डिपेंडेंसी बढ़ा हुआ है इन सब के ऊपर। तो अगर आप ये रूल इम्प्लीमेंट कर देते हो कि भाई लाइसेंस के बिना आप ये गाड़ी नहीं चला सकते हो तो एकदम से प्राइसेस बढ़ जाएंगे ये सारे कैब एग्रीगेटर्स या मान लो प्राइवेट कैब्स ओनर्स के। तो इसी चीज़ को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। अब देखिए ये चीज़ गलत तो नहीं है कि लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये चीज़ कोई वो नहीं है। बट इन लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई अगर सब ऐसा कर रहे हैं और अभी तक ऐसा चलते आ रहे हैं और अगर आप एकदम से इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर ये चीज़ गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये रहेगा कि भाई सब गलत है तो हम गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते। बट वो रिक्वायरमेंट का वो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट भी कर देगी, थोड़ा टाइम ज़रूर देंगे वो लोग, मोरेटोरियम टाइम ज़रूर देंगे। बाकी देखते हैं न्यूज़ जब आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। सितंबर 3 या 4 को इनका हियरिंग है, आई मीन सितंबर फर्स्ट वीक को इनका हियरिंग है। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस ऑन जेनरिक्स ओनली क्लॉज आफ्टर डिस्कशंस सेज मिनिस्टर। देखिए पहली बात तो ना ये जेनरिक्स ओनली मैं समझ रहा हूँ बहुत ही बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट अभी गवर्नमेंट इस चीज़ को वापस से रीथिंक कर रही है। आप जितना भी पब्लिक गुड पब्लिक वेलफेयर का क्लॉज लगा दो इस सब चीज़ में, लेकिन अगर आप सिर्फ जेनरिक मेडिसिन इशू कराओगे ना, ये सब जो डॉक्टर्स वगैरह इस चीज़ को अपोज करेंगे। ठीक है, डॉक्टर्स का अपोज करना बनता भी है क्योंकि मैंने आपको रीज़न पहले समझाया भी था कि जेनरिक ड्रग्स का वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते ये लोग जितना एक स्पेशल ब्रांड के ड्रग्स कर पाते हैं। अगर आप मतलब ऑफ दी रिकॉर्ड की बात करो तो देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स का कमीशन भी बंधा हुआ रहता है इन सब से। हालांकि वही चीज़ को हटाने के लिए चीज़ लेके आ रहे हैं बट वो इतना अच्छे से पूरे सेटअप किया हुआ है कि आपको उसको तोड़ना एकदम से मुश्किल है। ऑब्वियसली आप धीरे धीरे उसको हटा सकते हो, तो एकदम से इम्प्लीमेंट कर देना कि भाई जेनरिक्स ओनली का तो डॉक्टर्स के ऊपर डॉक्टर्स काफ़ी अपोज करेंगे इस चीज़ को। फिर उसके बाद इनका ये चीज़ कहना है कि भाई जेनरिक्स जो मेडिसिन रहते हैं हर चीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते, जिस हिसाब से एक स्पेसिफिक ब्रांड्स ट्रीट कर सकते हैं। तो उसका क्या कहना है फिर आपका? तो इस हिसाब से एसोसिएशन जो है IMA जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये चीज़ को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस डिसीजन को रिकन्सिडर करो, लेट अस इम्प्लीमेंट दिस इन अ फेज मैनर, और हर ड्रग्स के लिए मतलब ये चीज़ कर दो, कुछ कुछ ड्रग्स रखो आप इसमें कि जेनरिक्स ओनली का क्लॉज से वो बाहर रहे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, FPI ट्रिम गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डिंग्स ऑन राइजिंग ग्लोबल रेट कंसर्न्स।
देखिए यूएस अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करते जा रहा है, इंडिया अभी अपना इंटरेस्ट रेट पॉज करके रखा है। जो डिफरेंस है ना यूएस और इंडियन इंटरेस्ट रेट में, जो यील्ड मिलेगा गवर्नमेंट बॉन्ड से, वो नैरो डाउन होते जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें इन्वेस्टर्स ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई यूएस वर्सेस इंडिया अगर कंपेयर करो तो ऑब्वियसली यूएस ज़्यादा रिलायबल है। हालांकि यूएस का भी डाउनग्रेड किया गया था रेटिंग को, और इंडिया का स्टेबल आउटलुक ही दिया गया था, BA3 रेटिंग इंडिया का। बट कमिंग बैक टू द न्यूज़, इन्वेस्टर्स अभी भी ज़्यादा ट्रस्ट यूएस बॉन्ड्स को करते हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई यील्ड अगर यूएस बॉन्ड में ज़्यादा है तो फिर हम यूएस में क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, ये एमर्जिंग मार्केट्स के बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करें। वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फंड्स को पुल आउट करते जा रहे हैं। हालांकि इससे गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला है कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि देखिए इंडिया का पैसा है, इंडिया में ही रहेगा, तो ऐसा कोई नुकसान बोल के तो नहीं होगा। बट आप ये चीज़ मान के चलो कि एकदम से जब ये बॉन्ड्स वगैरह बिकना चालू होता है तो एक इकोनॉमी के लिए उस हिसाब से अच्छा नहीं, क्योंकि एकदम से इन्वेस्टर्स का कंसर्न दिखाता है कि भाई इकोनॉमी परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड नेशंस। तो उस सेंस से आप बोल सकते हो कि हाँ गलत है। तो सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड है मुझे, तो इसके कारण आवाज़ और बीच बीच में आपको थोड़ा हो सकता है डिस्टर्बेंस सुनने को मिले, बट ठीक है, मैं जितना हद तक उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। एमएनसीज डिविडेंड पोर पास स्क्रैपिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। देखिए न्यूज़ क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कि गवर्नमेंट पहले लगाती थी, अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि पहले गवर्नमेंट जो है लगभग जितना भी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाती थी, लगभग 20.56 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाती थी। यानी कि कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो इसको टैक्स लगेगा 20.56 के आसपास, इंक्लूडिंग सरचार्ज सेस वगैरह जो भी। अब इस पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है जैसे ये स्क्रैप की, तो नाउ इट बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। यानी कि मेरा पर्सनल इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे डिविडेंड पे कितना टैक्स लगेगा, वर्सेस आपके पर्सनल इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपके डिविडेंड पे कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। सपोज मान लो मेरा इनकम जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है और 10 लाख 15 लाख से ज़्यादा है, तो मेरा उस रेंज में आ जाएगा, उस ब्रैकेट में आ जाएगा और उस पर डिविडेंड टैक्स लगेगा। अब किसी और का मान लो 2.5 लाख के अंदर ही सारा इनकम है, तो उसका डिविडेंड टैक्स हो सकता है लगेगा। नाउ इस चीज़ से क्या हो रहा है, सारे जो कंपनीज है, अब कंपनी का भी सेम चीज़ हो गया भाई, कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करके रखा, उनको डिविडेंड मिल रहा है तो उनका भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वैसे टैक्सेबल होगा जिस हिसाब से कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। तो अब कंपनी क्या कर रहे हैं कि अपना जो बेस है वो एक टैक्स फ्रेंडली नेशन में शिफ्ट कर ले रहे हैं। सपोज मान लो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में शिफ्ट कर लिया, तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें ये चीज़ होगा कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में क्योंकि टैक्स कम है तो उनको अपने डिविडेंड पे भी टैक्स कम देना पड़ेगा। समझ गए आप ये न्यूज़ का मतलब। तो कंपनी जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली इस चीज़ को चल रही है, और कंपनी ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का जो शिफ्ट होने का जो बात है। इसी कारण कई सारी कंपनी जो है अब दिल खोल के डिविडेंड पे कर रहे हैं। पहले अगर आप देखोगे तो डिविडेंड बहुत लिमिटेड पे करते थे कंपनीज, अब दिल खोल के कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए रिटेल इन्वेस्टर से तो वैसे भी इनको कोई मतलब नहीं रहता एज इन उनके बेसिस पे ये कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। उनका जो मेन इन्वेस्टर्स रहते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म में रहते हैं, सपोज मान लो पेंशन फंड हो गया कोई, या सपोज मान लो कोई कंपनी का सब मतलब बड़ा सा होल्डिंग कंपनी, जैसे वेदांता का भी देख रहे थे आप, बहुत बड़ा होल्डिंग कंपनी, उसका सब्सिडरी इंडिया में, तो उन सब के डिसीजन के बेसिस पे ये डिविडेंड पे करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, रिटेल एमएसएमई बैड लोन्स मैच एआरसीज कॉर्पोरेट परचेजेस। देखिए न्यूज़ क्या है दोस्तों कि रिटेल और एमएसएमई के जो लोन्स हैं, अब उनके थोड़े एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? स्ट्रेट फॉरवर्ड से रीज़न दोस्तों, इतना हाई इंटरेस्ट रेट हो गया आज के रेट में, थोड़ा भी बिजनेस का फ्लक्चुएशन आता है, थोड़ा भी बिजनेस का वॉलेटिलिटी आता है, तुरंत एकदम से सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है ईएमआई के इंस्टॉलमेंट पे। अब ईएमआई के इंस्टॉलमेंट में अगर आप फ़र्क पड़ा तो ऑब्वियसली वो लोन धीरे धीरे करके एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। तो अब जो है ये रिटेल, पहले क्या होता था कॉर्पोरेट का, मतलब लगभग 70% के आसपास कॉर्पोरेट लोन्स जो है वो डिफ़ॉल्ट करते थे, वो एनपीए में रहते थे। अब क्या है, ये रेशियो थोड़ा बहुत चेंज होते दिख रहा है। रेशियो क्या हो रहा है कि भाई जितने भी जो एमएसएमईज है ये सब थोड़ा ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट तो खैर देखिए करते ही है, बट एमएसएमई का रेट बढ़ते जा रहा है। अब इससे क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इनकी अप्रोच बदलते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट को फ़र्क नहीं पड़ता उनका, अगर आप एक इंसॉल्वेंसी के टाइम में बैंक्रप्सी कोड जब लगता है आईबीसी के टाइम में, तो उसमें आप उनके प्रॉपर्टी बेच दो, उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट रिटेल
लोन जो लेते हैं उनको काफ़ी ईगो में लगता है कि भाई हमारा प्रॉपर्टी कैसे बिक जाएगा। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सनी देओल का कल ही न्यूज़ आया था। मैं ये सब न्यूज़ को ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, जस्ट दैट एग्जांपल में सेट हो रहा था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सनी देओल का कल न्यूज़ आया था कि इनके 56 करोड़ का जो बंगलो है वो बैंक ऑक्शन करने वाली है। आज ही उसका एक फॉलोअप न्यूज़ आया कि भाई सनी देओल जो है अब बैंक के साथ बात करने जा रहे हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी मत बेचो, अब इंटरनल सेटलमेंट करके दिखाओ। तो क्या है, एक जो छोटे मोटे जो लोन लेते हैं उनके ऊपर जो एक रहता है कि भाई हम अपना एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का अप्रोच भी बदल जाता है ये सब चीज़ को लेके। तो यही एक न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आईपी वैल्यूएशन रूल्स एंड वर्क्स टू बूस्ट फंडिंग स्टार्टअप्स एमएसएमई टू बेनिफिट। देखिए क्या ये न्यूज़ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन रूल्स है वो अभी इंडिया में अभी तक डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो शोर से जो है मिनिस्ट्रीज जो है लगी हुई है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का जो रूल है वो डिफाइन हो जाए, एज एन जो वैल्यूएशन रूल है वो प्रॉपरली डिफाइन हो जाए, सो दैट स्टार्टअप्स वगैरह हो गया या स्टार्टअप्स को जब फंडिंग मिलते हैं उनको काफ़ी अच्छा एक बूस्ट मिल जाए। क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखिए होता क्या है, कोई भी आप समझ लीजिए एक तरह का इंटैंजिबल एसेट, बट इज जस्ट दैट कि वो एक टाइप का कोई फार्मूला होना चाहिए। सपोज मान लो कोविड वैक्सीन बनाने का फार्मूला अगर किसी एक कंपनी के पास है, ठीक है, बायोकॉन के पास है कोवैक्स बनाने का फार्मूला, तो अब कोवैक्स बनाने का जो फार्मूला है दैट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे आप, वो 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का है, उसी वैल्यूएशन को जो है रूल्स वगैरह लेके आ रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा डिफाइंड रूल्स है नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ का रूल स्टडी करेंगे एंड तो उस हिसाब से फिर हम अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से ट्विक करके उस रूल को इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया आसियान अग्री टू रैप अप ट्रेड पैक्ट रिव्यू इन 2025। देखिए इंडिया आसियान का जो ट्रेड है ना, वो ट्रेड पैक्ट है, वो काफ़ी बोला जाता है काफ़ी एक एसिमेट्रिकल ट्रेड पैक्ट है, क्योंकि आसियान कंट्रीज को जितना फ़ायदा हुआ है ना इस ट्रेड पैक्ट से, इंडिया को कभी नहीं हुआ है। सपोज मान लो एक एग्जांपल बोलता हूँ, इन्होंने ट्रेड ऑफ गुड्स पे तो पैक्ट ले लिया, अभी तक इंडिया आसियान का ट्रेड ऑफ सर्विसेज में कोई पैक्ट ही नहीं है, जो कि इंडिया क्या है, एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर है। तो बोला जाता है कि ऐसे कुछ कुछ रूल्स डले हुए हैं ना इसमें कि इंडिया को कभी फ़ायदा होता ही नहीं है ये सब ट्रेड पैक्ट से। तो इसीलिए अब इसको रिकन्सिडर किया जाएगा, 2025 तक न्यू रूल्स के साथ इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ट्राई रिकमेंड स्क्रैपिंग ऑफ DTH लाइसेंस फी आफ्टर FY27। FY27 के बाद ट्राई बोल रहा है कि भाई ये जो लाइसेंस फीस है, आप जैसे 8% जो लेते हो टोटल, मतलब 5% और 3% जो परसेंट लेते हो, तो उसमें से 5% का जो कॉम्पोनेंट रहता है दैट इज़ लाइसेंस फ़ी। तो लाइसेंस फ़ी ये कह रहे हैं कि भाई आप कम कर दो, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये 3% वाला चीज़ और ही था, मैं एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू वाला चीज़ ले लिया था। बट न्यूज़ ये है कि 8% के आसपास का आपको लाइसेंस फीस देना पड़ता है, किसको, DTH को। अब DTH लाइसेंस फीस ट्राई रेकमेंड कर रहा है कि आप इसे स्क्रैप कर दो एज इट इज़। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे स्क्रैप करोगे ना, तभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा DTH वर्सेस अदर मतलब जो ब्रॉडकास्ट प्रोवाइडर, जैसे मान लो OTT प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल ले लो। OTT प्लेटफॉर्म को कोई लाइसेंस भी देना पड़ता है नहीं, बट वो क्या काम वही कर रहे हैं, कुछ हद तक काम वही कर रहे हैं वो लोग भी, ठीक है। यूट्यूब एज एन एप्लीकेशन आज के डेट में सब कुछ आप देख सकते हो यूट्यूब में, इनफैक्ट अभी भी जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में देख रहे हो, बट क्या वो यूट्यूब में आप न्यूज़ देख सकते हो? डेफिनेटली देख सकते हो। उनको क्या लाइसेंस फी लगता है? नहीं लगता। तो इनका ये कहना है कि भाई DTH जो है, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जैसे आपके टाटा स्काई हो गया या एयरटेल का जो हो गया या डिश TV वगैरह हो गया, तो इसमें जो है लाइसेंस फी का रिक्वायरमेंट कम कर दो। उनका ये चीज़ कहना है कि भाई आप 3% कर दो अगले आने वाले 3 साल के लिए, 2027 तक इसे पूरा ही उड़ा दो। चाइना सरप्राइजेस विथ मॉडेस्ट रेट कट अमिड ग्रोइंग युआन रिस्क। ये दोस्तों कुछ नहीं, छोटा सा एक न्यूज़ है कि भाई चाइना जो है वापस अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, 3.4% के आसपास लेके आ गए कंपेयर टू 3.5%। चाइना जो है बार बार इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है क्योंकि चाइना को ऐसा लग रहा है कि भाई डिमांड जो है मेरा और बूस्टअप होगा, बट चाइना को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एक डिमांड इकोनॉमी का बूस्ट नहीं करता, इवन इफ़ यू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, इवन इफ़ यू गो ऑन डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। इनफैक्ट ये चीज़ के कारण युआन जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम में है, युआन का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम हो चुका है पहले से। तो इस चीज़ के कारण चाइना भी अपनी इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रही है, आप ऐसा बोल सकते हो। वर्ल्ड लेवल में तो ये चीज़ बात चल रही है कि भाई चाइना से सब जो है अपना पैसा खींचते जा रहे हैं, कुछ तो कोविड रीज़न के कारण, कुछ इकोनॉमी क्रिपल कर रही है। रियल एस्टेट जो है, अब चाइना ये इंटरेस्ट रेट कम क्यों भी किया,
रियल एस्टेट जो इनके इतने बड़ी कंपनी है वहाँ पे एवरग्रैंड, उन्होंने यूएस में बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। तो उनका ये कहना है कि भाई हम कम इंटरेस्ट रेट लेंगे तो रियल एस्टेट कंपनीज वगैरह को थोड़ा लोड कम पड़ेगा। तो यही कुछ रीजंस है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।